हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम वन शॉट कर चुके हैं डिक्कैन तक, यानी कि सबसे पहले राजस्थान का किया था, देन पहाड़ी का, देन मुगल का, देन किया था डिक्कैन का। अब बंगाल का देखो, और मॉडर्न ट्रेंड का भी आज ही आएगा, और एक सैम्पल पेपर आएगा आज ही। जल्दी से सब्सक्राइब करा दो अपने फ्रेंड्स को और बता दो कि ऐसा चैनल भी एग्जिस्ट करता है रिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बंगाल स्कूल। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा किस तरीके से लिखना है। ये बंगाल स्कूल का वन शॉट होने वाला है और इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। बंगाल स्कूल से अगर क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं से फंसने वाला है, तो आपको कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करनी है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो क्वेश्चन सिंपल नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। वो ना इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स को डालेंगे कि आप घूम जाओ। तो इसलिए जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है उसे केयरफुली पढ़ना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केयरफुली उसको रीड कीजिए, सब कुछ अच्छा होएगा। और जिसको नोट चाहिए वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है कि कुछ नोट्स जो हैं वो पेड हैं और कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको इंस्टा पे डिटेल्स दे दूँगा। देखो, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा राइट डाउन द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ डिक्कन स्कूल, वो इसमें से कोई वर्ड्स डालेगा और जब पूछेगा। तो द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज इन 1950, 1950s में ये स्टार्ट हुआ था। कोलकाता और शांति निकेतन, ये वाले नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसके थ्रू वो स्टार्ट हुआ था एज अ मूवमेंट इन्वॉल्विंग एक्सप्लोरिंग न्यू आर्ट। अब मैं बताता हूँ बंगाल में क्या हुआ था। देखो, अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था राजस्थानी आर्ट, राजस्थानी आर्ट। फिर हमने पढ़ा पहाड़ी आर्ट, देन हमने मुगल आर्ट भी देख लिया, मुगल आर्ट। फिर हमने देखा था डिक्कन आर्ट। तो अभी तक हम इतना देख चुके हैं। तो गाइस देखो, लोगों ने ना पता काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले राजस्थानी पेंटिंग हुई, फिर लोगों ने अपने अंदर वेरिएशन लाए। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, वेरिएशन मतलब चेंजेस। लोगों ने चेंजेस किए अपनी पेंटिंग में। तो फिर वो पहाड़ी आर्ट हुआ, देन फिर मुगल आर्ट हुआ, देन डिक्कन आर्ट हुआ। तो फिर जो राजस्थानी आर्ट, जो मुगल आर्ट था, मुगल आर्ट यहाँ पर एग्जिट करता था ना, मुगल आर्ट। तो लोगों ने ना हिल्स की तरफ चले गए। उन्होंने हिल्स की तरफ जाकर उस आर्ट को एक न्यू नेम दिया जिसका नाम था डिक्कन आर्ट, बट सेम आर्ट था वही। अब लोगों में क्या हुआ, अब लोगों को चाहिए था चेंज, वो चाहते थे कुछ न्यू टेक्निक्स आए, कुछ न्यू चीज़ें आए। तो वेरिएशन करने के लिए उन्होंने एक न्यू आर्ट और बना दिया, वेरिएशन लाने के लिए एक न्यू आर्ट और बना दिया जिसका नाम रखा गया बंगाल आर्ट। इस तरीके से बंगाल स्कूल का ओरिजिन हुआ है। तो बंगाल स्कूल आप कोई से भी आर्ट को बोल सकते हो, जिसको मतलब यहाँ पर बंगाल में लोग अपनी मर्जी से टेक्निक्स यूज़ करते थे। देखो, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म सेंटिमेंट विद द स्वदेशी मूवमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, नॉन कॉर्पोरेशन विद फॉरेनर्स, सेल्फ गवर्नेंस, यूनिटी ऑफ ऑल इंडिया। तो गाइस देखो, ये जो टाइम था ना बंगाल स्कूल का डेवलपमेंट का, वो था जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पे बंगाल आर्ट उसके आसपास अप्रोक्स 1950 यानी कि आसपास ये वाला ईयर लिया गया है। तो जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो ये आर्ट जब डेवलप किया है। तो देखो, अब हमारी कंट्री में फॉरेनर्स आ गए थे, जो अंग्रेज़ आ गए थे, फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स आ गए थे, अंग्रेज़ कैसे लिखते हैं हिंदी में, इस तरीके से लिखेंगे ना, मुझे बता देना। तो अंग्रेज़ आ गए थे। तो लोगों ने ना पता क्या किया, यहाँ पर लोग रहते थे पीपल, तो उन्होंने ना अंग्रेज़ को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ को नहीं मानेंगे। तो उनके खिलाफ कुछ मूवमेंट स्टार्ट करे, जैसे कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उन लोगों ने स्टार्ट किया, इंडिया वालों ने। सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट स्टार्ट करने में योगदान महात्मा गांधी का रहा है। तो उन लोगों ने काफ़ी सारे मूवमेंट स्टार्ट किए। ये उन मूवमेंट का ही नाम है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सेल्फ गवर्नेंसी। ये सब उनके अगेंस्ट, फॉरेनर्स के अगेंस्ट किए जाते थे। तो उस टाइम पे ये आर्ट डेवलप कर रहा था। तो आपको ये अपने वर्ड्स में बना बना कर लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ। With the coming of British Empire in India, there was a decline in Mughal art and Rajput school of painting toward 19th century. Even after long effort, British could not develop the Western art of painting in India. अब देखो, एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। देखो, अब 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर ना लोग रहते थे, यहाँ पर पीपल रहते थे, ठीक है ना, 19th सेंचुरी। और यहाँ पर रहते थे फॉरेनर्स, ये मतलब अंग्रेज़ हो गए, फॉरेनर्स। और ये है इंडिया,
ये पीपल, ये इंडिया के लोग हैं। तो फॉरिगनर्स इंडिया में आ गए थे, फॉरिगनर्स फॉरिगनर्स कम टू इंडिया, वो इंडिया में आ गए। उन्होंने चाहा इंडिया में आने के बाद कि वो अपनी फॉरिगनर्स पेंटिंग स्टार्ट करें, फॉरिगनर्स पेंटिंग वो दे वांट टू डेवलप फॉरिगनर पेंटिंग, दे वांट टू डेवलप फॉरिगनर्स पेंटिंग, बट पीपल बाइकॉट, बट लोगों ने ना वहाँ की पेंटिंग करने के लिए मना कर दिया, बाइकॉट देयर पेंटिंग। उन्होंने कहा हम तो अपनी पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने ना राजपूत पेंटिंग को ख़त्म कर दिया, राजपूत पेंटिंग को ख़त्म कर दिया इंडिया के लोगों ने, और उन्होंने ना उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक न्यू तरीके की पेंटिंग लॉन्च कर दी, बंगाल पेंटिंग। तो ये सब कुछ ये ऐसे लिखा हुआ है, देख लो, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ये जो जितना भी लिखा हुआ है ना, ये देख लो, इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ बंगाल स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से मैटर करते थे बंगाल स्कूल के लिए, तो वही देखेंगे इस थोड़े टाइम के में हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर। नाउ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सब्जेक्ट मैटर। देखो अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट मैटर पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे राइट डाउन करना है सब्जेक्ट मैटर। तो आपको क्या लिखना होगा, देखो आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले पॉइंट लिखोगे आप ब्लैक पेन से, हिस्टोरिकल पेंटिंग, इसको आपको हेडिंग में डालना है ब्लैक पेन से। देन इसके अंदर लिखोगे आप बुद्ध की पेंटिंग होती थी, सुजाता पर पेंटिंग होती थी, इस तरीके से तिशिया रक्षिता, ये कुछ टॉपिक हैं जो कि बंगाल में ही आए हैं। बुद्ध, सुजाता, तिशिया रक्षिता पेंटिंग मोस्टली डन बाय पीपल, इस तरीके से आप लिखोगे। 1 नंबर यहाँ पर आपका मिल गया सब्जेक्ट मैटर में, 1 नंबर का काम आपका हो गया, ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट लिखोगे आप बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखोगे आप जैसे कि लास्ट जर्नी ना एनिमल के ऊपर है, लास्ट जर्नी पेंटिंग, इसके अंदर लिख दोगे आप एग्जांपल देते हुए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपका दूसरा नंबर का काम हो गया, 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ में आप क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क मैकेनिकल, जैसे कि लास्ट जर्नी दिखाई गई है उसमें भी सोशल लाइफ दिखाई गई है, लास्ट जर्नी। एक राधिका पेंटिंग है उसमें भी सोशल लाइफ दिखाई है राधिका पेंटिंग में, इस तरीके के आप सोशल लाइफ में कर सकते हो। फिर आप देखेंगे लैंडस्केप पेंटिंग की जाती थी, लैंडस्केप पेंटिंग। तो आप पता है अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा है ना, तो आप देखो हेडिंग डालो, उसमें लिख लो मोस्टली, ऐसे अपने वर्ड में लिख लो लैंडस्केप पेंटिंग इनिशियली डन बाय पेंटर्स, इस तरीके से लिख देना। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। एक और लिख दो लिटरली पेंटिंग, 5वां भी देखो लिटररी थीम, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे देना मेघदूत एक लिटरली पेंटिंग है, मतलब ये एक पोइट्री से उठाई गई है, पोइट्री, ठीक है ना। अब आपका सब्जेक्ट मैटर भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने बंगाल स्कूल में कंट्रीब्यूशन किया है बहुत ज़्यादा। तो अगली हेडिंग डलेगी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। कंट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बंगाल में, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, है ना, इंडियन आर्टिस्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन आर्टिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पेंटिंग स्टार्ट करने में बंगाल स्कूल की। तो चलिए यही बताने वाला हूँ मैं इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला नाम आता है आबानिंद्रनाथ टैगोर का, आबानिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, नाम लिखिए आना थोड़ा सा, ठीक है ना। नंदलाल बोस ने भी बहुत हेल्प किया है, ठीक है ना। थर्ड है असित कुमार हेल्डर, इन्होंने
बहुत ज़्यादा हेल्प की है बंगाल स्कूल की पेंटिंग को डेवलप कराने में। देन गागेंद्रनाथ टैगोर ने हेल्प किया है। अमृता शेरगिल ने हेल्प किया है। तो जितने भी आपके बंगाल स्कूल में आर्टिस्ट दिए गए ना, सबके नाम यहाँ पर लिखे आना, उनके बारे में उनकी पेंटिंग भी लिखे आना। जैसे कि इनकी लास्ट जर्नी थी, इनकी जैसे कुछ पेंटिंग थी, इनकी उनके नाम लिखे आना। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना, हो जाएगा। अब देखते हैं इंडियन फ्लैग के बारे में। आ जाइए, वन शॉट में इंडियन फ्लैग दिखाऊंगा अब मैं। इसको रखते हैं हम साइड में। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, देखो इंडियन फ्लैग के आर्टिस्ट अननोन है, ये याद रखो हमेशा कि इसके आर्टिस्ट अननोन है। अननोन लिखा भी है। इसका मीडियम ये कलर्ड क्लॉथ पर, हमेशा फ्लैग कलर्ड क्लॉथ पर होता है ना, क्लॉथ पर, तो इसलिए कलर्ड क्लॉथ पे पेंटिंग की गई थी। फिर देखते हैं पीरियड, इसके 3 पीरियड आते हैं। अब आपको इसको याद करना, कैसे याद करना है आपको, देखो 1905 याद रखो। 1905 में 1 साल बढ़ा दो, 1906 ये वाला लेंगे हम। 1920 में 1 साल बढ़ा दो, 1921 ये वाला लेंगे हम। और आपको देश कब आज़ाद हुआ था, 1947, तो एक ये वाला ईयर होगा, एक ये वाला, इन दोनों में एक बढ़ा दो और एक ये वाला आपको याद ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने अपने टाइम पे याद किया था। अब देखो it will be necessary for Indian Muslim Christians, Jews, Persians and all others to warm India as their home to recognize a common flag to live and die for। देखो ये पॉइंट ये बताता है कि एक ऐसा फ्लैग होना चाहिए जिसको मुस्लिम भी माने, हिंदू भी माने, क्रिश्चियन भी माने, पर्शियन भी माने, पर्शियस भी माने, सब लोग उसको माने। एक ऐसा फ्लैग होना चाहिए। तो ये पॉइंट वही बोलता है। अब हमारा इंडियन फ्लैग है, उसको सब लोग मानते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, मुस्लिम का अलग फ्लैग है, हिंदू का अलग फ्लैग है, सब एक ही फ्लैग को मानते हैं, सब उसी फ्लैग को फॉलो करते हैं इंडिया वाले लोग। अब देखो स्टेज 3 आती हैं इस फ्लैग की। सबसे पहला स्टेज नंबर 1 1906 में स्टार्ट, सबसे पहले 1906 में एक स्टेज 1 बनी थी इसका। तो स्टेज 1 में आपसे ऐसे पूछ सकता है, आपको पता है किस तरीके से लिख करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम ऐसे ही लिख कर आना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखो कितना इजी वे में लिखा हुआ मैंने। सबको पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, पहले 3 स्टेज में डिवाइड कर दो और फिर उन स्टेज को भी 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दो, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडल पार्ट, इस तरीके से। तो जब जो 1906 में फ्लैग बना था उसमें ना सबसे ऊपर 8 लोटस की कलियाँ थी और ग्रीन कलर का था वो, बीच में येलो कलर था और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, और नीचे मून और सन बने हुए थे और रेड कलर का था। अब सेकंड वाले में अपर पार्ट वाइट था, मिडल पार्ट ग्रीन था, लोअर पार्ट रेड था और एक चरखा बना हुआ था सबके बीच में। अब ये वाला तो सबको पता ही है, ये आपने वर्ड्स में लिखा होगा, ऑरेंज, वाइट और ये, और उसमें 24 स्पोक थी, ये वाला धर्मा चक्र था, ठीक है ना। ये हो गया आपका, देखो कितना ईजी वे में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम पेंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, देन हमारा बंगाल स्कूल भी जल्दी जल्दी ख़त्म होएगा, फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बंगाल भी ख़त्म होने वाला है। अब देखो टाइलर्स ऑफ द सॉइल, ये वाली पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। टाइलर ऑफ द सॉइल, तो चलिए देखते हैं, मैं अपनी बुक उठा लेता हूँ, ये पेंटिंग क्या दर्शाती है। मैं ढूंढ लेता हूँ पहले पेंटिंग, 2 मिनट का वेट कीजिए, इतने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा प्यार दो कमेंट में, इतने मैं ढूंढूँ पेंटिंग। तो ये पेंटिंग देखो कुछ इस तरीके की पेंटिंग है, ये रही। यहाँ पे एक किसान दिख रहा है, फार्मर दिख रहा है, और एक यहाँ पे 2 बुल दिख रही हैं, और बीच में यहाँ पर कुछ लाइंस दिख रही हैं। बहुत सिंपल पेंटिंग है, देखो, ठीक है ना। अब ये पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पेंटिंग के जो नेम है वो टाइलर ऑफ द सॉइल है, इसके आर्टिस्ट नंदलाल बोस हैं, याद रखो नंदलाल बोस। ये 1937 यानी आज़ादी से 10 साल पहले पेंटिंग बनी थी, 1937। इसका मीडियम टेम्परा है, वाटर कलर से पेपर पे ये पेंटिंग बनी हुई है। इसकी कोटेशन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, सबसे पहले लिखो कोई ये वर्टिकल पेंटिंग है, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, पहले पॉइंट में लिखो दिस इज अ वर्टिकल पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल ऑफ बंगाल एंड देयर वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये पेंटिंग तब की है जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए थे, तो ब्रिटिश लोगों पे कितना ज़्यादा काम करा रहे थे, खेत में इतना काम कराते थे फार्मर से, उस लाइफ को दर्शाता है, सोशल लाइफ को दर्शाता है। तो डिस्क्रिप्शन देखो, in this painting farmer is shown tilling the land with a wooden plug driven by a pair of white block। तो white block दिखाए हुए हैं, 2 सांड दिखाए हुए हैं वाइट कलर के, बेल, सॉरी सांड नहीं बोलते, बेल बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो 2 बेल दिखाए हुए हैं और उन 2 बेल से वो खेत को जोत रहे हैं। ये जोतना बोलते हैं खेत को, मैंने भी ये गूगल सर्च किया था। टाइलिंग का मतलब है खेत को जोतना, जो गाँव से बच्चे हैं उनको पता होगा। तो वो 2 बेल से खेत को
जोत रहे हैं, और एक प्लग, और ये प्लग का मतलब क्या होता है, प्लग का मतलब ये होता है हल, हल हल बोलते हैं प्लग को, ठीक है ना, उसकी हेल्प से। द फार्मर इज होल्डिंग अ स्टिक टू ड्राइव द एनिमल, फार्मर ने एक डंडा पकड़ा हुआ है, एनिमल्स को बजा रहा है, बोलते हैं कि जल्दी चलो, जल्दी खेत को जोतो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। द हम्ड बुलॉक्स आर एनर्जेटिक एंड वेल डेकोरेटिव, जो ये दिखाए हुए हैं बुलॉक, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वो, ठीक है ना। 5th पॉइंट, वो 4th पॉइंट, द धोती एंड टर्बन ऑफ फार्मर आर ऑल्सो वाइट, जो फार्मर की धोती और टर्बन है वो भी वाइट कलर की दिखाई गई है। तो ये था आपके 5 पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लेना, पढ़ लो इसको। अब आपको क्या करना है, जितने भी पेंडिंग आपके कोर्स में है ना, 5, आप उस पेंडिंग को देखो सिंपल, उसके बारे में 5 पॉइंट अपने आप से लिखने की ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेंडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि जर्नीज एंड, आ जाओ। जर्नीज एंड, तो जर्नीज एंड को देख लेते हैं। ये पेंटिंग है, कैमल की पेंटिंग है, और ये पेंटिंग मुझे लगता है आएगी, इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, करके जाना। इस पेंटिंग का नाम है जर्नीज एंड, इसके आर्टिस्ट आवेंद्रनाथ टैगोर हैं, और इसका पीरियड आज़ादी से 10 साल पहले ही है, 1937 AD, और कॉटेज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये पेंटिंग रखी हुई मिल जाएगी। बंगाल स्कूल की पेंटिंग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में थी, और राजस्थान की और पहाड़ी की वो उसमें थी नेशनल म्यूजियम में, ठीक है ना, आप देख लेना ये। और इसकी जो अब पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, दिस पेंटिंग शोज अ टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल ऑन द एज ऑफ डेथ। इस पेंटिंग में एक कैमल दिख रहा है, इस पेंटिंग में कैमल दिख रहा है, और कैमल मरने वाला है, वो ना उसने अपना सिर भी नीचे ज़मीन पर झुका दिया है, और लोगों ने उससे इतना काम कराया, उसके ऊपर इतना वजन रखा है कि वो मर ही जाए। तो इसमें उन लोगों को दिखाया गया है कि वो लोग जो एनिमल से इतना काम कराते थे, कैमल से काम कराते थे, गधों से काम कराते थे, तो उनकी सोशल लाइफ को ये पेंटिंग दर्शाती है। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल पेंटिंग, ठीक है ना, ये याद रखना। और इसमें रिफ्लेक्शन दिया है कि उन लोगों पर जो कि इतना ज़्यादा काम करा रहे हैं, एनिमल से, जानवरों से इतना काम कराते, तो उनका ये काम करना बहुत गलत है। कैमिल हैज़ अ काइंड ऑफ क्लॉथ टाइड विद अ रोप ऑन हिज बैक, कैमिल ने एक गठड़ी अपने पीठ पर रखी हुई है, और जो कि वो रस्सी से बांधी हुई है। लोडेड कैमिल जस्ट अबाउट टू फॉल, ऐसा लग रहा है कैमिल मरने ही वाला है, ज़मीन पर गिरने ही वाला है ना। इन दिस पेंटिंग लोडेड कैमिल फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी इज अबाउट टू डाई एंड फॉल ऑन अ स्टोनी ग्राउंड, ऐसा लग रहा है स्टोनी ग्राउंड पे गिरने ही वाला है, मरने ही वाला है। द एक्सप्रेशन ऑफ द कैमिल फेस इज ट्रेमेंडस, ऐसा लग रहा है उसके फेस को देखकर उसके जो एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा दुखदायक है। अब नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं, 3rd पेंटिंग बंगाल की, जिसका नाम है रासलीला। तो देखिए रासलीला पेंटिंग पे आ जाते हैं अब। तो ये पेंटिंग कुछ इस तरीके की पेंटिंग है, इसमें कुछ लेडीज़ दिख रही हैं और एक कृष्णा दिख रहे हैं और पीछे एक ट्रीज़ दिख रहे हैं। तो इस पेंटिंग को देखो, इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं वो किशितनाथ मजूमदार हैं, ठीक है ना। इस पेंटिंग का नेम है रासलीला, और ये 1926 में पेंटिंग बनी थी, और इसका मीडियम टेम्पर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पेंटिंग रखी हुई है। दिस पेंटिंग ऑफ कृष्णा मजूमदार शोविंग रासलीला ऑफ कृष्णा विद गोपीज, ये पेंटिंग कृष्णा और गोपीज की जो रासलीला हुआ करती थी, उस टाइम पे एक फंक्शन टाइप हुआ करता था, उस टाइम की ये पेंटिंग दिखा रहा है। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द डांस ऑफ गोपीज इन लव फॉर कृष्णा, इस पेंटिंग में गोपीज का डांस दिखाया गया है, कृष्णा के लिए गोपीज डांस कर रही हैं। रासलीला मीन्स द डांस ऑफ कृष्णा विद गोपीज, रासलीला का मतलब होता है कृष्णा का डांस करना गोपीज के साथ। देयर ट्रीज विद थिक लीव्स कैन बी शोन, ट्री दिख रहे हैं, थिक लीव्स दिख रही हैं उनकी। कृष्णा बिगिन टू सिंग एंड दे अपीयर ब्यूटीफुल, बैकग्राउंड में कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, देख सकते हो आप। कृष्णा बिगिन टू सिंग, और कृष्णा गाने, ऐसा लग रहा है गाना गाने वाले हैं, तो ये देख लेना आप। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड लास्ट पेंटिंग, जिसका नाम है राधिका। राधिका को भी देख लो, फिर हम मेघदूत देखेंगे, मेघदूत रह जाएगी हमारी, वो भी कराऊंगा मैं अभी। आप देखो ये राधिका है, राधिका के जो आर्टिस्ट है वो MAR चौगताई हैं, इसका स्कूल मॉडर्न है। वाटर कलर ऑन पेपर से पेंटिंग बनी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पेंटिंग रखी हुई है। दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन अ टाइपिकल इंडियन यंग गर्ल इज स्टैंडिंग पोज गोइंग आउट ऑफ हर रूम, इस पेंटिंग में एक लड़की दिख रही है जो कि अपने रूम से बाहर आ रही है, वो शाय दिख रही है। पीछे एक लैंप दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आंट्स दिख रही हैं, उसके हैंड में फ्लावर है, उसके राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में फ्लावर है, और वो शाय है, ऐसा लग रहा है किसी के प्यार में है, और वो शाय दिख रही है। बैकग्राउंड ब्राउन दिखाया गया है, उसका जो घाघरा है वो येलो ब्राउन दिखाया गया है, और उसने एक मंगलसूत्र टाइप पहना हुआ है, ये आप अपने वर्ड्स में लिख आना। अब लास्ट पेंटिंग देखेंगे मेघदूत, मेघदूत स्टार्ट करेंगे। देखो ये मेघदूत पेंटिंग, मेघदूत इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो जाती है। इस पेंटिंग एक तो क्या बोलते हैं जर्नीज एंड, और एक राधिका और एक मेघदूत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इस चैप्टर की। तो अब देखते हैं मेघदूत।
मेघदूत में क्या दिखाया गया है, ये एक लिटरेली पेंटिंग है। सबसे पहले याद रखो, वर्टिकल पेंटिंग है, लिटरेली पेंटिंग है, ठीक है ना। इसमें एक बॉय दिख रहा है यक्षा, उसका नाम है यक्षा। वो लिव्स इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ अलाका इन द हिमालय, जो कि एक अलाका एक सिटी है, वहाँ रहता है यक्षा। उसकी कहानी इस पेंटिंग में दिखाई गई है। तो वो यक्षा जो है वो रो रहा है इस पेंटिंग में, और वो ना एक पत्ते पर ना अपना प्यार के लिए कुछ लिख रहा है, देख सकते हो आप। और अपने राइट हैंड से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड में उसने फ्लावर पकड़ा हुआ है। काफ़ी सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं, काफ़ी सारी बर्ड्स दिख रही हैं, एक ट्री दिख रहा है। एक एक पॉइंट बना के लिख देना। बैकग्राउंड में ट्री है, बैकग्राउंड में बर्ड्स हैं, ब्लू स्काई है, यक्षा बैठा हुआ है। यक्षा के राइट हैंड में कुछ लिख रहा है, वो लिप्स पर, लेफ्ट हैंड में उसके फ्लावर है, और नीचे पानी की लेक दिख रही है। तो ये सब आप देख लेना, ये लिखा हुआ है सब इसमें, ठीक है ना। अब मैं आपको ट्रिक्स करा देता हूँ बंगाल की। ट्रिक्स देखो, चलो करते हैं ट्रिक्स। तो सबसे पहले मेघदूत सबसे पहले टाइलर ऑफ द सोइल, इसके आर्टिस्ट नंदलाल बोस हैं। इसका पीरियड 1937 है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है। इसका पीरियड टेम्परा है, इसका मीडियम टेम्परा है। रविंद्रनाथ टैगोर की जर्नी जयंती आज़ादी से 10 साल पहले, दोनों पेंटिंग है, याद रखना। और इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सबका सेम है, और ये टेम्परा है, ठीक है ना। केशिंद्रनाथ मजूमदार 1926 में पेंटिंग बनी थी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, टेम्परा इसका मीडियम है। राधिका की MAR चौकताई है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, टेम्परा इसका मीडियम है। राम गोपाल विश्ववर्गीय, इसका पीरियड छोड़ो, इसका पीरियड याद करो, सॉरी, 1961 तो 1966। ललित कुमार एकेडमी में पेंटिंग, इसका कोटेसी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका अलग हुआ ना, ललित कुमार एकेडमी, तो देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।